है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर यह पंक्तियां सटीक हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के उत्तरार्ध में जिस तरीके के नवाचार किए हैं और जो काम किए हैं, उससे मध्य प्रदेश के अभ्युदय की नींव दिखाई देती है। उनके ये कार्यकाल का मध्याह्न चल रहा है और हम उत्तरार्ध की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और हम उनसे समझेंगे कि पूर्वार्ध में किस तरीके की चुनौतियां थी और उत्तरार्ध में वो किस तरीके के नवाचार करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि पूरे विश्व की निगाहें प्रयागराज के कुंभ के बाद सिंहस्थ पर के कुंभ महाकुंभ पर लगी हुई हैं, उनको लेकर उनकी क्या तैयारी हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि अभ्युदय मध्य प्रदेश, पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर विकसित मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश, ये किस तरीके से इन सबसे अलग है और क्या योजना है इसमें? देखिए, हमारे राज्य की सरकार के गठन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का शासन करने का जो उत्कृष्ट उदाहरण है, वो मॉडल हमारे सामने है। हमने जीवन के जन कल्याण के सारे कामों के साथ साथ अधोसंरचना पे भी काम किया। हमारे राज्य के अंदर की जो अच्छाइयाँ उनको लिस्टेड करते हुए उस दिशा में भी काम किया। लेकिन विरासत से विकास की जब हम बात करते तो हमारे यहाँ पर सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए एक तरफ पौराणिक साहित्य का बड़ा प्रचुर भंडार है, एक तरफ हमारे प्राकृतिक संसाधनों की समृद्ध विरासत है, एक तरफ हमारे सभी प्रकार के जनजीवन से लेकर के सभी क्षेत्रों में बड़ी अच्छी संभावना है। और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मूलभूत सुविधाएं दिलाने की दिशा में जो योजना है, उन योजनाओं को फ्लेक्सिबल योजनाओं के माध्यम से भी, तब उसमें इसी कारण से हम एक तरफ प्रधानमंत्री आवास सबसे ज़्यादा बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हमारी जो रोज़गार की दिशा में एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें हम लघु मुद्रा योजना से कई लोगों को लाभान्वित करा देते हैं। गेहूं उपार्जन से लगा करके सभी क्षेत्रों में, इसलिए हम समान रूप से नंबर 1 में कई जगह हैं। जल रचनाओं को लेकर के निर्माण में सब प्रकार की जल संरचनाओं के दृष्टि से देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति में हमें। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, सामान्यतः सरकार 5 साल काम करती है, लेकिन जैसा लक्ष्य लेके आप काम करते हैं, आपने ये पहली बार ही देख रहा हूँ कि हर वर्ष को आप किसी एक विषय पर केंद्रित कर रहे हैं। तो एक तो ये आइडिया और आप इसकी उपलब्धियाँ किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर्श शासन करने का तरीका और उनके आइडिया भी हैं। उन्होंने जब जीवन के विकास के मामले में मनुष्य के एक तरह से 4 श्रेणी बांट दी, उसमें गरीब, महिला, युवा, किसान, तो चारों श्रेणियों को हमने 4 वर्षों के शासनकाल से जोड़ दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने समग्र रूप से, जैसे बीता वर्ष 2025 हमने गरीब के लिए, अर्थात गरीब का मतलब रोजगार की आवश्यकता है, तो रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से उसको मनाया था। उसका परिणाम रहा कि GIS से लगा कि हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, छोटे छोटे स्थान पे भी जब हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उसका परिणाम लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश हमारा ज़मीन पे, धरातल पे उतरता दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ जैसे ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते मना रहे हैं, मुझे संतोष है कि उसका परिणाम हमको दिख रहा है, जिसके आधार पर हमारे लिए किसान से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। आने वाला वर्ष हम युवा वर्ष के नाते से मना रहे हैं। तो ये हर एक वर्ग के कल्याण के लिए समग्र एक विभाग के किसान की बात करते हैं, तो केवल किसान को हम कृषि मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ सकते। किसान की बात करेंगे तो दूध से भी आमदनी होती, तो उसमें पशुपालन विभाग भी आ जाता है, सहकारिता भी आता है, हार्टिकल्चर भी आता है, बिजली भी आता है। ऐसे सारे 16 विभागों को मिलाकर के समग्र रूप से हम उसमें बढ़ते हैं। तो इसमें मुझे संतोष है कि बड़े अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं और हमारे सारे विभागों को भी बड़े टारगेट मिल करके हम इसमें अच्छी गति से काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हमारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। गेहूं का भंडारण हमने अपने उपार्जन के माध्यम से राज्य में जो लगभग 14.25 लाख किसानों से जो गेहूं खरीदा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से गेहूं खरीदा। तो माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमको जो 104 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन का मौका मिला और हमने बोनस मिला के 2625 रुपये क्विंटल का, ये रिकॉर्ड हमने बीता अपना जो 78 लाख मेट्रिक टन का था, वो रिकॉर्ड ही हमने तोड़ा है। जी, आपने कृषि वाली बात की, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि हमारी जो टीम भी, जब आपने ये MSP पे खरीदी शुरू की थी, हमारी टीम जब ग्रामीण क्षेत्रों में गई
पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो सबसे छोटा किसान है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा 98% शायद 2 हेक्टेयर से कम का किसान है, उनको आपने पहले मौका दिया और इसको लेके बवाल भी मचा। और दूसरा, आप अभी यूरिया और खाद में भी उन्हीं को मौका दे रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, पर कभी किसी ने इनके बारे में इस तरीके से नहीं सोचा। देखो, मैं खुद किसान हूँ, मेरी अपनी खेती है, हमारे आसपास में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई 2-4 बीघा का मालिक है, कोई 2-4 एकड़ का मालिक है, कोई धीरे धीरे करके। तो मैं बीच में किसान संघ के साथ बैठा था, उनका भी सुझाव था कि आप किसानों की श्रेणी देख करके भी थोड़ा मदद कराएं। तो सबसे पहले गेहूं खरीदने के लिए, मान लो छोटा किसान, उसको तो ट्रैक्टर भी घर का नहीं है, तो वो ऑटो लेके आता है, कोई अपना कोई साधन लेकर आता है, किराए से लाता है। ऐसे में अगर उसको सही भाव मिल जाए तो पहले हमने प्राथमिकता उनके, आजकल डिजिटल होने का एक फ़ायदा है कि सारे किसानों का रिकॉर्ड, उनकी कितनी ज़मीन है वो भी मालूम पड़ जाती है। उस आधार पे उसका उपार्जन करने में हमने तय कर दिया कि शुरू के 8 दिन तक हम केवल छोटे किसानों से खरीदेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़े कि मध्यम श्रेणी वाले किसानों से खरीदेंगे। मुझे संतोष है कि इसके आधार पर लगभग हमने 7.5 लाख से ऊपर किसानों का, ये जो मध्यम और लघु किसान थे, उनसे हमने उपार्जन किया। बाद में ये बात भी सही कि धीरे धीरे करके मंडी भी उठती गई, लेकिन फिर भी हमने अपने तरफ से जो हमारा रिकॉर्ड था, हमने 100 लाख मेट्रिक टन की टारगेट रखा था। इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर 104 लाख से ऊपर भी जो गेहूं आई, हमने गेहूं को खरीदने का काम किया कि ठीक है भाई, चलो, हमको कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और, चूँकि आपको सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी और हम जैसे पत्रकार भी ये मानते हैं कि इतने कम समय में आप देश के उन चुनिंदा राज्यों के मुख्यमंत्री की श्रेणी में आ गए हैं जो हार्डकोर हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो। और आपका पहला आदेश भी जो था लाउड स्पीकर पर बैन, उसको इसी नज़र से, उसके बाद के बहुत सारे आदेश भी इसी। तो क्या आप अपने आप को श्रेणी में मान रहे हैं? देखिए, मुझे एक बात बताओ, हर एक को अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। तो मुझे इस बात पे, मेरे अपने लिए मगर कोई कहे तो मुझे, मैं कहूँगा गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ, मुझे इस बात पे कोई संकोच नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे राज्य के अंदर हम किसी भी धर्म के लिए दुर्भावना नहीं रखते हैं। हम सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री के घोषवाक्य को जब लेके चलते हैं तो हम हर एक को समानता की निगाह से देखते हैं। शासन की अम्ब्रेला में कानून का अगर पालन करना है तो सभी धर्मों के लोगों को पालन करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी कारण से आज लगभग 2.5 साल में हमारे शासन में किसी को ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि हमको कोई दूसरे प्रकार का शासन का पक्ष लेके जाना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात का भी संतोष है कि आने वाले समय में हम अपने राज्य के अंदर की जो विरासत से विकास की बात कर रहे हैं, तो हम उन सारे भाव को लेके भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेश की अतीत की गौरवशाली परंपरा रही, उससे हम परिचित कराएंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि अगर हमने अपने राज्य के अंदर न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करने की परंपरा भी जारी रखी है। तो 500 साल बाद भगवान राम का अयोध्या का मंदिर धूमधाम से न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। मैं अपने राज्य में भी अपने धार के सभी बंधुओं का, चाहे वो किसी धर्म के भी हो, न्यायालय ने निर्णय दिया और हमारे सरकार के माध्यम से उस निर्णय का परिपालन कराया। तो एक तरह से ऐसे ही जब इस निर्णय के पहले 4 साल में एक बार जब वसंत पंचमी आती है तो दोनों धर्मों के लोगों ने पूजा, हिंदू समाज ने की, नमाज मुस्लिम समाज ने पढ़ी। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के अच्छे उदाहरण हैं जिनको याद रखना चाहिए। धर्म की बात निकली है तो पूरे विश्व की निगाहें 2 कारणों से उज्जैन पर टिकी है। एक तो सिंघस 2028 में हो रहा है, दूसरा दूसरे मुख्यमंत्री जो उज्जैन से आते हैं और आपके नेतृत्व में सिंघस्त होगा, तो किस तरीके का नवाचार। और सबसे बड़ी एक सवाल ये भी है कि प्रयागराज में जितनी भीड़ उमड़ी थी, उस चुनौती से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ये अब मैं मान के चलता हूँ बदलते दौर के भारत की तरफ जाएंगे। इसमें मेरी अपनी उज्जैन की बात, प्रदेश की बात नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की बात जो हो रही है, तो धार्मिक पर्यटन के बलबूते पर भी राज्य अपनी प्रगति के कई मार्ग खोज सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस प्रकार से काम कर रहे हैं कि आने वाले यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनके प्रबंधन वो सारा प्रयास कर रहा हूँ। राज्य की इकोनॉमी कैसे बढ़े, लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इसलिए पूरे राज्य के दृष्टि से, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो हम उस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से ये आने वाले समय में मिसाल बनेगा, उदाहरण बनेगा।
आपने बहुत अच्छी बात एक और कही कि आर्थिक प्रगति भी जो है उससे हुई है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट या कुछ बनवाई जा रही है जिन जिन क्षेत्रों में आपने जो है धार्मिक काम किए हैं वहाँ पर, जैसे उज्जैन की बात करें, बोलते हैं इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूम आया है, तो ऐसा कोई सर्वे भी आप करा रहे हैं? देखिए ना, मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय तक हमारे यहाँ प्रति वर्ष केवल 70 लाख यात्री आते थे। आज की स्थिति में 8.5 करोड़ से ऊपर चले गए। 3000 करोड़ की ईयरली हमारी वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ गई। तो आज बताइए कौन सा ब्रांड नेम है जिसको अपना उज्जैन का संस्थान नहीं खोल रहे हैं, होटल नहीं खोल रहे, धर्मशाला, होटल, मार्केट, सब प्रकार के काम हर जगह, केवल वहाँ नहीं। हमारा यही स्थान ओंकारेश्वर का दिख रहा है, यही हमारा ओरछा की अंदर दिखाई दे रहा है, राजा राम का धाम हमने पर्यटन विकास निगम के माध्यम से अद्भुत किया है। तो धार्मिक पर्यटन में भी तीर्थाटन के बलबूते पर इकोनॉमी बदलने की ताकत ये हमने बनारस में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखी, अयोध्या में बदलते दौर का भारत देखा। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रबंधन जिससे राज्य की प्रगति भी हो और आर्थिक गति भी हो, इस प्रकार से हम हर एक अवसर को सुव्यवस्था के माध्यम से जनता की सुविधाओं के लिए जोड़ करके धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो और राज्य की इकोनॉमी भी बदले। एक सवाल धर्म से जुड़ा और है, विरासत मध्य प्रदेश की बहुत समृद्ध है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विरासत पर विश्वास करना लोगों को सिखाया, और जो वैदिक घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज पूरे देश में भी धूम मचा रहा है। विदेशों में तक उसकी जो है समझने की कोशिश की जा रही है कि ये भारत किस दौर में जा रहा है, आधुनिकता के साथ परंपरा का निर्वहन। इसको किस तरीके से? देखो, ये घड़ी का तात्पर्य हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान बहुत आगे है। अब मैं आपको वैसे ही पूछता हूँ कि घड़ी का समय निर्धारण करने का तरीका क्या है? ग्रीनविच GMT जो, उसके अलावा ग्रीनविच भी करता तो कैसे करता है? जी, GMT टाइम से वो मैच नहीं, GMT टाइम GS, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे घड़ी की पैमाना क्या है, समय का निर्धारण करने का मूल किस प्रकार से करते हैं? आप ही बता दें बेहतर। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो हमारा अपना 365 दिन के आसपास 364 से दशमलव में आएगा, एक वर्ष होता है। और उसी प्रकार से पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक ऐसे घूमती है और एक ऐसे घूमती है। तो दिनों रात उस सूर्य के सामने आने जाने से हमारे दिनों रात होते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि हर एक ग्रह की अपनी गति है। तो शुक्र हमारा सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो उसके 245 दिन में हो जाती है, और शनि सबसे दूर है तो 29.5 साल लगाते हैं। तो ये जो समय की गणना के लिए ग्रहों की एक स्थिति है। ऐसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसका अधिपति चंद्रमा है, तो उनकी अपनी एक गति है। तो ये हमारा प्राचीन विज्ञान है, समाज के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसे में फिर इनके अंदर में ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, हमारे दिन मास महीनों के लिए अमावस पूर्णिमा के आधार पर सबका अपना इम्पैक्ट है, सबका अपना एक प्रभाव है। तो हमारे यहाँ ये समय की गणना की घड़ी का हिसाब सूर्योदय से सूर्यास्त तक का एक पक्ष, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय प्रातःकाल तक 2। तो वैदिक घड़ी में हर एक, जैसे हमारे यहाँ अभी आमतौर पर अभी ग्रीनविच की घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा मानते हैं, लेकिन उसमें हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान में 48 मिनट का, 47 मिनट का हमारा वो एक मुहूर्त होता है। और एक दिन का मुहूर्त 15 मुहूर्त से एक दिन पूरा हो जाता है और 15 मुहूर्त से रात हो जाती है। तो ये एक प्राचीन ज्ञान है जिसके बलबूते पर आज हमारे पंचांगकर्ता कोई भी पंडित जी 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का सूर्य ग्रहण कब हुआ था, चंद्र ग्रहण कब हुआ, तुरंत निकाल देगा। तो ये प्राचीन विज्ञान, इसको स्थापित क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए ऐसे कई कामों को हमारी सरकार काम कर रही है और आजकल इनको सिलेबस में भी स्थान दिया। वैदिक गणित से समय गणना के अलावा भी गणित बहुत त्वरित गति से कैसे होता है। तो ये ऐसे आज के समय में इन सब बातों पे काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार गंभीरता से सब पे काम कर रही है। जब आप शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब आपने पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई,
फिर आप मुख्यमंत्री बने, घड़ी भोपाल निवास पे लगी, एक घड़ी काशी में लगी, प्रधानमंत्री ने उसका अवलोकन, और कहाँ कहाँ ये घड़ी जाने वाली है। देखिए, ये घड़ी लगती रहेगी। हमको आनंद है कि समय गणना को लेकर के जो प्राचीन विज्ञान की बात है वो आने वाले ऐप में भी आएगी। अब अपने अपने घड़ी के लिए देश दुनिया में बैठ करके भी समय गणना की शुद्धता की हर एक को जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह के प्रयोग से तो हम आपस में शेयर करना ही चाहिए। और हम ये एक तरह से बड़ी घड़ी की अगर बात कर रहे हैं तो 12 ही ज्योतिर्लिंग पे, 51 शक्तिपीठ पे जहाँ तक बनेगा हम हर एक स्थान पर, क्योंकि ये हमारी देश की और माननीय प्रधानमंत्री की ये बदलते दौर के भारत की पहचान है कि हम अपने इस प्रकार की बातों से हमारे उस प्राचीन मान्यता को और पुष्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं कि काशी में बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट है ये। एक पॉलिटिकल सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक बात कही जाती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना बात कही गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आपने जब से नेतृत्व संभाला है तो 2024 में आपने क्लीन स्वीप किया, लोकसभा में पहली बार हुआ, और अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आपने कांग्रेस को चारा। तो ये क्या क्लीन जो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश में अभियान शुरू हो चुका है मोहन यादव जी के नेतृत्व में? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। हमारे विचार को बढ़ाने का समय है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन ये बात सही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तरफ बढ़े हैं। आप याद करो पॉलिटिकल सीन को, 2004 के पहले हमारी 3 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी, लेकिन लोकतंत्र है, बाद में कोई बात नहीं, हमारी 4 में भी और 9 में सरकार नहीं बनी। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने शासन से गुजरात को मॉडल के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर चुके थे। हम याद करें उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, और आज वैश्विक दृश्य देखो, 12 साल में भारत कहाँ से कहाँ चला गया। आज प्रधानमंत्री के अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति जो माननीय मोदी जी को याद नहीं करते हैं, उनके शासन की अच्छाइयों को नहीं बताते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन को। और केवल राष्ट्रपति अमेरिका नहीं, दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि मोदी जी से उनके शासन की विशेषताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छे हों। इसलिए आज 37 से ज़्यादा देश के लोगों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को दिया। हमारे लिए गर्व की बात है, वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी के माध्यम से पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका है। हम जब आपके विभाग देखते हैं तो हमको एक बड़ा आश्चर्य होता है कि एक विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसा बहुत छोटा सा विभाग आप रखते हैं। ये आपकी रुचि, और हमने ये भी सुना है कि उस पर आप बहुत काम भी करते हैं। देखिए, ये बात सही है कि ये समय बदल गया है। इस समय में डिजिटल युग में विज्ञान में आईटी का, डीप टेक टेक्नोलॉजी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, और ये हमारे देश में इन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने का दौर माननीय मोदी जी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने अपने शासन में वो सारी चीज़ें स्थापित की थी। अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, ये बात सही कि नवाचार की दुनिया में आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, उसके माध्यम से जनता के जन कल्याण के कामों को नीचे तक सरलता से स्थापित करने के लिए ऐसे विभागों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ऐसे विभाग को अपने पास रख करके, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं, नवाचार भी हो रहे हैं, और जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक उतारने में ताकत भी मिल रही है, सरलता भी हो रही है। एक सवाल और मेरे मन में है कि उज्जैन का प्राचीन वैभव अवंतिका महाजनपद के रूप में रहा है, बड़ी समृद्ध महाजनपद रही है। आप मुख्यमंत्री हैं और उज्जैन से आते हैं, क्या आपके मन में कोई विचार है कि उज्जैनी का जो महाजनपद का पुराना वैभव है उसको स्थापित करने का कोई प्रयास करेगा, या कोई योजना है? आपसे मैं अगर पूछूं कि अवंती जनपद अगर आप बात कर रहे हैं तो हमको अवंती जनपद की सीमाओं पे जाना पड़ेगा। तो उस समय के जनपदों में से महाजनपद जो था, एक पाटलिपुत्र था और एक अवंती जनपद। तो अवंती जनपद उज्जैन नहीं था, वो पूरे देश के अंदर 16 जनपदों में बटा हुआ देश था। तो 16 जनपदों में से वो पूरा प्रदेश और प्रदेश से बाहर का इलाका है। तो मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री का और आप सबके भगवान के बाबा महाकाल का आशीर्वाद से हमारी सरकार पूरे राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो वो एक तरह से राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, तो वो काल का अवंती जनपद अपने आप समृद्ध हो जाएगा। जी, जब प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा की बचत की बात कही थी तब सबकी निगाहें आप पर भी थी कि आप क्या करेंगे। आपने एक ई व्हीकल लिया
और उसका नंबर VB2047। ये अनायास से विकसित भारत 2047 या आपका ये योजना में शामिल था? कैसे ये नंबर मिला? ये सब आधार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शासन करने में दीर्घगामी दृष्टि से सुदीर्घ योजना बना करके बड़ा लक्ष्य लेके चलने का जो उनने अपना विज़न दिया, उसी में उनने कहा कि सरकार 5 साल मत करो। सरकार में 5 साल तो एक टेन्योर है, लेकिन देश तो बड़ा है, तो देश के अंदर बड़े टारगेट लेके चलने की आदत डलना चाहिए। इसलिए नीति आयोग के माध्यम से उन्होंने कहा आने वाले 2047 तक देश को किस रूप में पहुंचाना है। उसमें हो सकता है हम आज जो करेंगे वो नींव का काम होगा, कल कोई और रखेगा, लेकिन सरकार तो रहेगी ना, व्यक्ति बदल जाएगा। इसलिए 2047 के उस टारगेट के आधार पर जब हम बढ़ने की तरफ देखते हैं तो उन्होंने इस बात को कहा कि फिर इसमें दलों की सीमाओं से भी बाहर जाना पड़ेगा, व्यक्तियों से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो पूरे देश को उन्होंने सिखाया। इसलिए जब नीति आयोग की बीते समय जब बैठक हुई थी तो उसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य दल के हों और हमारे अपने दलों के हों या एनडीए के हों, सब इस बात पे विजन से माननीय प्रधानमंत्री से सहमत रहे कि विकसित भारत 2047 का टारगेट भारत को दुनिया के सामने एक समृद्ध देश, शक्तिशाली देश और सभी प्रकार के प्रश्नों के समाधान करने वाले देश के रूप में दुनिया के अंदर हमारी अच्छाई को बताने का भी अवसर है और विकास का बड़ा एक टारगेट लेके चलने की मौका है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ जब कोई ऐसी चीज़ें बनती है तो गाड़ी का नंबर भी अगर लेते संयोग अच्छा रहा कि विकसित भारत 2047 का संयोग से उसमें VB2047 आ गई। जी, आपने विकास की बात कही। बहुत सारे लोग, खासकर आर्थिक विशेषज्ञ, इस बात को मान रहे हैं कि लाडली बहना जैसी योजनाएं की जगह यदि किसी कार्य आधारित योजना पर सरकार काम करती तो ज़्यादा बेहतर होता, उससे रोज़गार भी मिलता और ये पैसा जो जा रहा है इसका सदुपयोग होता। मुख्यमंत्री के रूप में आप क्या सोचते हैं? सनातन संस्कृति को मानते हैं। कभी आप कल्पना करो, आप अपने घर के होने वाले तीज त्योहार रीति रिवाज पे ध्यान देते हो, उसमें क्या होता है? अच्छे से त्यौहार मनाया जाता। कैसे? मान लो विवाह हो रहा है तो विवाह में क्या होता है? विवाह सामग्री खरीदे, भव्य आयोजन किया जाता है। और क्या होता है? और जो है सबको उपहार दिए जाते हैं, आर्थिक रूप से मदद की जाती है। जो कमज़ोर है उसको भाई आप भी ये वस्त्र ले लो, ये सब है ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कमज़ोर है, उसकी मदद। कमज़ोर का सवाल नहीं। आप दामाद हो तो आपको भी आपके ससुर कुछ न कुछ हाथ में रखते हैं। हाँ, देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं। कोई बहन बेटी है उसके भी हाथ में रखते हैं। तो आर्थिक रूप से सबके हाथ में कुछ रहेगा तो वो अपने आप विवाह या वो आयोजन अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। ऐसे में हम शासन के माध्यम से अधोसंरचनाएं बहुत अच्छी कर दें, जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी कर दें, लेकिन उस घर की कल्पना करो जिस घर के अंदर पति कमाता है और वो दारू पी जाता है। ऐसे में हम बहन के हाथ में 1,500 रुपया रख देते हैं तो उस घर के अंदर बड़ी मदद मिलती है। ये उसके बदलाव की कल्पना करना आपको ध्यान में आएगा। उस पैसे से वो दवाई, उस पैसे से बड़े बुजुर्ग की कोई आवश्यकता की पूर्ति, बच्चों की फीस भरना, तो ये जो घरों के अंदर एक तरह से वो इकोनॉमी एक पूरा बदलाव ला रही है। तो जब राज्य की समृद्धि की तरफ हम जा रहे हैं तो समृद्धि केवल हमारे द्वारा योजनाओं के माध्यम से पहुंचाने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट भी तो देना पड़ेगा। और ये हम नहीं, माननीय मोदी जी के माध्यम से भी किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उनके खाते में जा रही ना। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट दे करके उनके माध्यम से भी अवसर दें ताकि वो बचत की आदत भी डालें। मुझे इस बात की प्रसन्नता, लाडली बहना योजनाओं ने कई ने ब्यूटी पार्लर डाला, कोई सिलाई का मशीन ले आया, कुछ अपने घर में गाय भैंस ही ले आए ताकि उससे दूध की आमदनी कर ली। तो जब हमको समृद्धि के मार्ग पे ले जाना है तो हमको समान रूप से सोचना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता। हाँ, लेकिन राज्य के अंदर इस योजनाओं के बलबूते पर हम अपने आय के साधन बढ़ाएं, ये योजनाओं को संचालित करने के लिए पर्याप्त धन रखें और विकास के मॉडल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज तक ये योजना चलाते चलाते लगभग हमने बीती योजना की राशि देते टाइम 60,000 करोड़ की राशि हमने अभी तक बहनों के खाते में पहुंचाई है।
और सरकार के माध्यम से किसी विभाग को कोई पैसे की कमी नहीं आने दी, एक भी योजना बंद नहीं की। ये हमारी सरकार की सफलता भी है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी कि सभी योजनाओं में पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। जी, विरासत से विकास हालांकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और आप जो है जिस तरीके से, वो मुझे लगता है पूरे देश में आप सबसे आगे हैं, लेकिन आपने रामवन, कृष्ण पाथे और सरस्वती लोक, इतने सारे लक्ष्य कैसे निर्धारित कर लिए? क्या हो पाएंगे समय से पूरे? क्यों नहीं हो पाएंगे? हमारी सरकार के द्वारा सब विभाग को काम के लिए टारगेट देने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की संतोष है कि ये सारी बातें, आप बताओ, भगवान राम ने अगर अयोध्या से कदम बढ़ाए वनवास की तरफ, तो ये मध्य प्रदेश की खूबसूरती है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का प्यार है कि भगवान ने 11 वर्ष चित्रकूट में हमारे साथ बिताए। तो जब अयोध्या का धाम अच्छा हुआ तो चित्रकूट क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए? जहाँ जहाँ उन्हें चरण धरे, माँ तीर्थ की यात्रा होना चाहिए, तीर्थ के रूप में विकसित होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने वो मध्य प्रदेश की धरती पे आए। तो उनका वो सांदीपनी आश्रम, उनका मध्य प्रदेश में समय गुजारना, वो क्यों तीर्थ नहीं बनना चाहिए? तो हमने अपने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इस तरह से आगे बढ़ना। और केवल ये नहीं, मेरे तो इतना ही मानना है कि ऐसे हर एक क्षेत्र के अंदर जब हम अपने फूड बास्केट के रूप में भूमिका देखते हैं, तो नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के उस नदी जोड़ो अभियान के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जब हम अपने भंडारण की तरफ देखते हैं तो एक एक करके हर एक क्षेत्र में हमने वो टारगेट लिए जिससे मध्य प्रदेश की समृद्धि आए, हमारे लोगों को काम मिले और देश के साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े। बस मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ मैं आपसे। बस एक नेता के बारे में पूछूंगा और उसमें एक लाइन में आप अगर बता पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत व्यक्तित्व है और हमारा सौभाग्य कि देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादियों को मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश सदैव उनका मार्गदर्शन का आभारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अभी तक के जितने नेता प्रतिपक्ष हुए उसमें सबसे फेल नेता प्रतिपक्ष, और चुने हुए इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये बड़ा कमज़ोर पक्ष है कि उनके जैसा व्यक्ति आज अपोजिशन का लीडर है, जिसकी भाषा से, सोच से देश को कई बार नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर मोहन यादव, एक कार्यकर्ता के नाते से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे परिवार से लाके हमको इस जगह पे बिठाया जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड और भाजपा का ये अपने लोकतंत्र के प्रति विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल बोलने का नहीं, हर एक व्यक्ति को मौका देने का ये मौका है कि जिसके घर कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, उसके घर से मुख्यमंत्री बना दे और एक किसान परिवार के व्यक्ति को यहाँ तक बिठा दे। मुझे इस बात का संतोष है कि आज उसी सोच के आधार पर हमारे राज्यसभा सांसद माझी समाज के इतने बड़े आबादी के व्यक्ति को, जिसका कोई सांसद विधायक नहीं है, उसको उच्च सदन में हम बिठा रहे हैं। हर एक समाज को लेकर चलने के लिए पार्टी का ये जो तरीका है, उसी का एक छोटा सा लघु रूप मोहन यादव है। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद BSTV को समय देने के लिए, और आपके इस उत्तरार्ध के जो समय बचा है उसके भी बहुत अच्छे उज्जवल, इस सरकार का उत्तरार्ध, इस सरकार का उत्तरार्ध जी, आपको बहुत बहुत उसके शुभ। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार के पूर्वार्ध में जो काम किए और किस तरीके से उत्तरार्ध में वो काम करने वाले। उन्होंने ये भी बताया कि सिंहस्थ को लेकर उनके मन में क्या है और किस तरीके से बहुत आसान, व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।